नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी के कथानक में मैंने अपने काम को पहली प्राथमिकता देकर कैसे सफलता को प्राप्त किया जा सकता है की ओर इशारा किया है। कहानी को लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत समय पहले कांति नगर पर राजा विराट का शासन था, जिनके शासनकाल में कांति नगर की प्रजा बहुत ही संपन्न और खुशहाल थी। राजा विराट के दो पुत्र थे। बड़े राजकुमार शार्दुल और छोटे राजकुमार संजय थे। जब दोनों राजकुमारों की उम्र शिक्षा ग्रहण के योग्य हुई तो महाराज विराट ने दोनों को कुलगुरु महर्षि शल्य के आश्रम में भेज दिया, जहां दोनों राजकुमारों ने बहुत ही जल्दी राजशाही ठाट बाट को बुला दिया और वहां के माहौल में ढलने लगे। दोनों राजकुमार बड़े ही शांत और मृदुल स्वभाव के थे। दोनों बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे और अपने गुरुओं द्वारा सिखाई गई हर प्रकार की विद्या को बड़ी ही जल्दी अपना बना लेते थे। दोनों शरीर से भी एक समान ही हष्ट पुष्ट, चपल, चालाक, निडर और वीर थे। इतनी समानताएं होने के बावजूद एक गुण ऐसा था जो उन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग परिभाषित करता था, और वह ये था कि राजकुमार शार्दुल हर किसी को खुश रखने की कोशिश में लगा रहता। इसके बदले में चाहे उसे अपने मूल कार्य जो कि विद्यार्जन था में भी नुकसान झेलना पड़े, किंतु वह किसी को खुद से नाराज नहीं होने देता था, चाहे वह खुद का कितना भी जरूरी काम कर रहा हो। यदि उसे किसी गुरु या साथी सहपाठी ने खुद के किसी काम के लिए आवाज लगा दी तो वह खुद का काम छोड़कर पहले दूसरों का काम करता था। इस वजह से कई बार उसके ऐसे ऐसे जरूरी पाठ या इकाइयां भी छूट गए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन उसने उनकी कोई परवाह नहीं की और सबका चहेता बनने के चक्कर में वह अपने मूल कार्य विद्यार्जन में कहीं ना कहीं पीछे रह गया। छोटे राजकुमार संजय ने काफी बार उसे समझाया कि भैया, आप पहले जिस काम के लिए अपनों से इतना दूर इस आश्रम में आए हैं, अपना सारा सुख वैभव त्यागा है, उस काम को पूरा मन लगाकर करें, बाकी के काम बाद में करें। कहीं आप अपने मुख्य उद्देश्य से ही ना भटक जाएं, अच्छा और सबका चहेता बनने के चक्कर में। तब शार्दुल कहता था कि वह भावी राजा है और राजा का परम धर्म है कि वह अपनी सारी प्रजा को खुश रखे, चाहे उसे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। तब संजय कहता कि भैया, आपने बात तो सही कही है, किंतु प्रजा के चहेते होने मात्र से आप राजा नहीं बनोगे। जब प्रजा को पता चलेगा कि आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और ना ही युद्ध कौशल में आप परिपूर्ण हैं, तो वही आपको नकार देगी। तब भी शार्दुल ने संजय की नहीं मानी और अपने ज्ञानार्जन से ऊपर लोगों का दिल जीतना उचित समझता। दूसरी तरफ संजय पहली प्राथमिकता अपने ज्ञानार्जन को देता, बाकी के काम दूसरे नंबर पर रखता, चाहे इसके चक्कर में उसे अपने गुरुजनों, सहपाठियों, यहाँ तक कि महर्षि शल्य को भी यदि उसे नाराज करना पड़े तो भी वह पीछे नहीं हटता। कितनी ही बार तो महर्षि शल्य और संजय एक दूसरे से शास्त्रार्थ में उलझ जाते थे और सभी शिष्यों के सामने महर्षि शल्य के लिए संजय के ज्ञान की भूख को शांत करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन संजय जब तक संतुष्ट न होता वह हार नहीं मानता था। उसे कई बार दूसरे गुरुओं ने डांट फटकार भी लगाई कि उसे महर्षि शल्य की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानता और ना ही इसके लिए वह कभी किसी से माफी मांगता। इस कारण उसके कुछ सहपाठी और गुरुजन उसे घमंडी तक बता देते थे, किंतु फिर भी उसने अपनी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया। देखते ही देखते लगभग 15 वर्ष का वक्त बीत गया और अब दोनों राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। तो एक दिन महाराज विराट उन्हें लेने आश्रम आए। महर्षि शल्य और अन्य गुरुजनों ने महाराज विराट का खूब आदर सत्कार किया। फिर महाराज विराट अपने दोनों बेटों से मिले। 15 साल बाद
अपने पुत्रों से मिल महाराज भाव विभोर हो गए। उन्हें खूब लाड़ दुलार किया। फिर सभी गुरुजन, दोनों राजकुमार, उनके सहपाठी और महाराज विराट सब महर्षि शल्य की कुटिया में उनके समक्ष पहुंचे, जहां महाराज विराट ने महर्षि शल्य से पूछा कि गुरुदेव, इतने वर्षों तक आपने अपनी देख रेख में मेरे दोनों बेटों को अपने ज्ञान और स्नेह से तराशा है। अब आप ही बताएं, इनमें से मेरा उत्तराधिकारी बनने के योग्य कौन है। तब वहां उपस्थित लगभग सभी ने राजकुमार शार्दुल का नाम एक साथ लिया। यहाँ तक कि राजकुमार संजय ने भी अपने बड़े भैया का ही नाम लिया। लेकिन गुरुदेव महर्षि शल्य कुछ देर मौन रहे, फिर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह चुनाव तो आपको ही करना होगा। मैं तो दोनों राजकुमारों की खूबियां आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर सबका चहेता और मेरा भी सबसे प्रिय शिष्य राजकुमार शार्दुल है, और मैं यदि भावनाओं में बहकर निर्णय लूंगा तो राजकुमार शार्दुल को आपका उत्तराधिकारी चुनूंगा। किंतु महाराज, केवल भावनाओं की वजह से या फिर किसी को महज इसलिए तो राजा नहीं बना सकते कि वह लोगों का भी चहेता है। राजा को तो हर क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। और यहाँ खड़े सभी मेरे शिष्यों में और गुरुओं में, क्योंकि यहाँ का हर गुरु कभी ना कभी मेरा शिष्य रह चुका है। आप भी मेरे शिष्य रह चुके हैं, और आप सबसे श्रेष्ठ मेरा शिष्य राजकुमार संजय हैं। हो सकता है कि संजय थोड़े मेरे कम आज्ञाकारी हों, वह थोड़े कठोर भी हैं, किंतु अपने लक्ष्य, अपने कर्तव्य का उन्हें विस्मरण नहीं हुआ कभी भी। इस आश्रम में हर कोई विद्यार्जन को ही आता है, किंतु सभी कभी ना कभी अपने उस मुख्य ध्येय से भटक ही जाते हैं। किंतु राजकुमार संजय ने शुरू से लेकर अंत तक हर दिन पूरी लगन, जोश और शिद्दत के साथ अपने उस पहले उद्देश्य की पूर्ति में ही अपना कीमती वक्त लगाया है। अरे, इनके ज्ञान की भूख को शांत करने के लिए तो कभी कभी मुझे भी मेरा संपूर्ण ज्ञान कम प्रतीत होने लगता था, और मैं अच्छे से जानता हूँ इसके लिए हम सभी ने इन्हें ताने भी दिए हैं, किंतु इन्होंने कभी पलटकर हमें बुरा भला नहीं कहा और चुपचाप अपने काम को करते रहे। इसी वजह से आज इनका किसी ने नाम नहीं लिया, क्योंकि सब इन्हें घमंडी समझते हैं। किंतु मैंने जितना इन्हें जाना है उस हिसाब से तो यह अपने काम को महत्व देने वाले और सहनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। और यदि कोई राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए संपूर्ण तन, मन और बुद्धिमानी के साथ काम करता है तो वह लोकप्रिय और सबका चहेता भी हो ही जाता है। अब राजन, यह आपका फैसला होगा कि आपको अपनी प्रजा को एक श्रेष्ठ उत्तराधिकारी देना है या फिर एक सामान्य उत्तराधिकारी। गुरुदेव शल्य के मुख से ऐसे शब्द सुन सब स्तब्ध रह गए, किंतु मन ही मन सभी इस सत्य से भली भांति अवगत थे। फिर महाराज ने राजकुमार संजय को अपना उत्तराधिकारी तथा राजकुमार शार्दुल को प्रधानमंत्री घोषित किया। इस प्रकार संजय ने उम्र में छोटे होकर भी राजगद्दी को प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने अपने काम, अपने कर्तव्य को हमेशा सबसे आगे रखा, न कि सबको खुश रखने के चक्कर में अपना कीमती वक्त बर्बाद किया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।